Hello, my listeners out there. This is ARK representing an ARK9 CS professional students. आपको पता है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये वाला। जी हाँ, रजिस्टर वैल्यू। अच्छा, क्योंकि याद रखिएगा, कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक ना आपके लिए ऐसा हो जाए कि आप खेल खेल में याद कर लें। इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत प्रोबेबिलिटी रखता है आने की, तो कोशिश यही करूंगा कि आपको ये याद हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हर एक लेक्चर के अंदर टारगेट मेरा यही रहता है कि आप उसे देखते देखते याद कर लें, फिर एक छोटा सा फटाफट से रिवीजन कर लें एंड उसके बाद एक टेस्ट कर लें, तो ताकि हमारी कमांड है टॉपिक पे। ऑलराइट, अच्छा टॉपिक क्या है आज हम जो सीखने वाले हैं? देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है। ऑफ कोर्स आपने थंबनेल चेक कर लिया होगा, चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन के अंदर क्यों मैं आज बात कर रहा हूं आप लोगों से रजिस्टर्ड वैल्यूअर का? बिकॉज रजिस्टर्ड वैल्यूअर भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सर क्या रोल प्ले करेगा भाई? एक बात बताइएगा, आप जिस बिजनेस को एक्वायर करने जा रहे हैं उसकी वैल्यूएशन भी तो लगानी पड़ेगी। और हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे एसेट्स बेस्ड होता है, मार्केट बेस्ड होता है, ठीक है। ये डिफरेंट कुछ मेथड्स, और भी मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है यही मेथड्स हैं, और भी मेथड्स हैं। हम उनके बारे में सीखेंगे चैप्टर 6 में। ऑलराइट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कैसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर, चैप्टर 6 के अंदर। बट इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि उसका लीगल प्रोविजन क्या है, और इंडिया में रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारी एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। मैं फिर बता दूं, ये क्वेश्चन हल्के में मत ले जाना कि अच्छा यार ठीक है आ जाएगा। अरे नहीं, आता ही है, आता है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर जो टॉप 5 और 6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं हर चैप्टर से, उसमें से ये भी एक उन टॉप क्वेश्चंस में आता है। ऑलराइट, और याद रखिएगा, जब इससे आप चीजें सीख लेंगे और आपको याद करना और रिवाइज करना इजी हो जाएगा। चलिए आइए सीखते हैं फिर। अच्छा, अब यहां जो अभी आपके सामने मैंने IBBIG, उम्मीद करता हूं फाइनल के स्टूडेंट्स में पता होगा IBBI कैसे कह रहा हूं। याद रखना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल्स देता है। अब सबसे पहले बात खड़ी होती है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर है कौन। इसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे अभी हमारे एकेडमिक मॉड्यूल से भी। पर इन सिंपल वर्ड्स कहूं तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और वो एसेट्स की, जी हाँ, क्लास एसेट्स की वैल्यूएशन करना जानता हो, ताकि जब भी बिजनेस एक्वायर किया जा रहा हो तो आप एक सही फेयर, याद रखिएगा, फेयर प्राइस आपके सामने होना चाहिए। प्राइजेस सारे एलिमेंट्स, सारी एस्पेक्ट्स क्लियरली डिस्क्लोज होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन करके एक रूल्स बना दिए। और जो रूल्स हैं बेसिकली वो किसके लिए हैं? कंपनीज, क्योंकि हम बात करने वाले कंपनी का ना, तो हम करेंगे कौन से रूल्स है? कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल 2017। मतलब सर बेटा समझिएगा, कोई भी प्रोफेशन कैरी किया जा रहा है, ठीक है, जैसे यहां पर प्रोफेशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, ठीक है, जो वैल्यूएशन करेगा आपके बिजनेस का, ताकि आप ये एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे कि बिजनेस की वैल्यू क्या है, उसी के अकॉर्डिंग एक्विजिशन की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस डिसाइड की जाएंगी। सो ये जो रजिस्टर्ड वैल्यू है, इसको रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स हैं वो है कौन सा? कंपनीज, मेरे साथ बोलिएगा, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल 2017। इस रूल में ना देखो, गवर्नमेंट ने इस रूल को लाने का पर्पस क्या था? ताकि सारी चीजें कैसी हो, सिस्टमैटिक तरीके से हो, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें, बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है? फेयर हो मार्केट। जब भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कैसे होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए, सारे इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्क्लोज की जाएं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सो ये रेगुलेशन, जो रूल्स हैं, ये रूल्स प्रोफेशन को रेगुलेट करेंगे। किसके? रजिस्टर्ड वैल्यूअर के। सर कितनी बार बताएंगे? अरे ध्यान से सुनो, अब है ना, ये देखो यहाँ है ना, तुमको अभी लेके जाऊंगा, बताऊंगा कि जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ये फिर एक मेंबर होगा उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन होगी? जैसे एक अच्छी बात बता दूं, आप लोग जानते भी हो शायद, ICSI, ICAI, ICMAI, ये इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो यहां पर भी आपको एक एग्जाम पास करना होगा, क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब यहां वैल्यूएशन कैसे की जाएगी वो हम आगे सीखेंगे। अच्छा, अब एक बात समझना, यहां पर एक स्क्रीन पे आओ, देखो एक प्रैक्टिकल डेटा से ही बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। जब वैल्यूएशन की जाती है ना, तो याद देखिएगा आपके सामने पर्टिकुलर क्लास एसेट होती है,
क्लास एसेट क्या हो सकती है, जैसे हम टॉप अगर 4 क्लास की बात करें क्लास एसेट की, तो हमने देखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स, ठीक है। अगर हम बात करें यू नो व्हाट इक्विटीज, ठीक है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे और भी देखेंगे जैसे लैंड एंड मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, सबकी वैल्यूएशन की जाएगी, ठीक है। अब जो ये वैल्यूएशन की बात कह रहा हूं तो ये क्या होगी, क्लास एसेट। तो हम ये देखेंगे, देखो यहाँ स्क्रीन पर आओ, यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, क्लास एसेट। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब अगर कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर लिखा है देखो रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये इससे, जी हाँ, इसका अगर वो मेंबर है तो यहां से उसने सर्टिफिकेट लिया है, बताऊंगा अभी सब कुछ, एग्जाम पास करना होगा, ठीक है। यहां से अगर उसने सर्टिफिकेट लिया है तो वो किन किन आइटम्स की वैल्यूएशन कर सकता है, जैसे यहां पे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, कंपनीज की लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकता है, प्लांट एंड मशीनरी की है, सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स है, ऑलमोस्ट सारी एस्पेक्ट्स कवर कर ली इन्होंने। सो इनकी वैल्यूएशन वो यहां पर कर सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, देखो क्लास एसेट के अकॉर्डिंग ये है ना, उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर को टास्क दी जाएगी। सर नहीं आ रहा समझ में, ध्यान सुनना। मान लीजिएगा अब यहां पर आपने देखा होगा एक चीज मिस है, क्या सर क्या मिस है यहाँ पर, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वैल्यूएशन यहाँ पर मिस हो रही है, यहाँ सर वो यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहा है। या हम अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि जब कोई पर्टिकुलर एसेट, जी हाँ, उसकी वैल्यूएशन की जाएगी तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर उसी रिलेवेंट क्लास एसेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसी में उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अरे बहुत सिंपल सा बता रहे ना। सपोज करो तुम सीएस फाइनल पढ़ रहे हो, ठीक है, सीएस बन गए। अब सीएस बनने के बाद अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हें जाके मशीनरी ठीक करना है, मशीन ठीक करना है, इलेक्ट्रिसिटी वायर लगाने हैं, तो ये क्या तुम्हारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम हुआ? नहीं ना। तो तुम्हें वही काम देना चाहिए जो तुम कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में सीख रहे हो। पकड़ में आया? ऐसे ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर वही पर्सन होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर क्लास एसेट की वैल्यूएशन करता है। जैसे एक पर्सन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन करता है, तो हम इसको असाइनमेंट जब देंगे वैल्यूएशन का तो लैंड बिल्डिंग का देंगे, इंस्टेड ऑफ दैट आईपीआर का दे दिया, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर क्लास एसेट के अंदर है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जब हम बुक में जाएंगे ना तो टेक्निकल कुछ एस्पेक्ट सामने आएंगी, तो बच्चा ऐसे बाल पकड़ खींचेगा, तो खींचने का कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखो इन सब डेटा का हम प्रैक्टिकल डेटा का यूज करेंगे हमारे इस क्लास के अंदर, पर हम चलते हैं पहले हमारे मॉड्यूल की तरफ। इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं चाहे तो लिख लो ऊपर, 4 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा यहां हेल्प करेगा, हम जब आईबीसी पढ़ेंगे वहां बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत बहुत जबरदस्त टॉपिक है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सो इसे अवॉइड नहीं करना है। अब देखिएगा जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन अप्रोच की, तो यहां पर हमको देखने को क्या मिलेगा, देखो कह रहे हम जनरली ना मोस्ट पॉपुलर मेथड्स की अगर बात करें वैल्यूएशन की, तो कैसे असेट बेस्ड वैल्यूएशन है, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन है, मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन है। ये सारी की सारे डिटेल में मैं चैप्टर 6 में डिस्कस करूंगा। अभी इस चैप्टर की जो रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड वैल्यू, उस पर फोकस करेंगे। जैसे यहां पर देखो अदर एस्पेक्ट्स एज टू द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। सर क्या ये पढ़ना है? ऑफ कोर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन यहां चिंता मत करो, यहां डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। हमारा प्राइम फोकस आज के सेशन का होगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरफ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर व्यू दे रहा हूं, फिर कह दूं इस क्लास में नहीं, चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे रिलेटिव मेथड है, रिलेटिव मेथड में बेसिकली दो एसेट्स को देखो, समझो जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी और दूसरी कंपनी है, उस दूसरी कंपनी के आपस में हम लोग रिलेटिवली मतलब कंपैरिजन करते हैं। रिलेटिव मैटर के अंदर कंपैरिजन किया जाता है वैल्यूएशन के थ्रू। सुपर प्रॉफिट में सिंपली हम जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है और हम फ्यूचर में उससे एक्सेसिव जो एक्सपेक्ट, ऑफ कोर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट जो हमने किया, और एक हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आपका एज्यूम करके देखिएगा, अगर 10 रुपीज आया और आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो गया, आपको एक्सपेक्टेड मतलब आपने एक्सपेक्टेड 20 किया था, आपको 20 आ भी गया, तो जो यहां पर 10 है ये आपके लिए क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट। सर ऐसे याद कर ले, अरे ऐसे याद नहीं करना है। मैं उन खुरापाती बच्चों को बता रहा हूं जो बाद में भी पूछते हैं सर ये वाला टॉपिक नहीं बताया था। अरे भाई ये बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। मतलब इसके डिटेल थ्योरी के अंदर हम लोग इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग चैप्टर 6 में जाएंगे। इतनी बार बता दिया है, अब वापस रिपीट करूंगा बात, ठीक है। ऐसे हम लोग वहां सीखेंगे कंटीजेंट क्लेम मेथड क्या आता है। बेसिकली इसमें डेरिवेटिव्स के थ्रू काम करते हैं, इसमें हम डेरिवेटिव्स में ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। सो
इसको यही रोकते हैं। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे हमारे आज के, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एज टू वैल्यूएशन। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स का मतलब सबसे पहले ये कह रहा है कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 247, अब मेरे साथ याद करना स्टार्ट करना, यहीं से याद करना स्टार्ट करना। सेक्शन 247 कौन सा? सेक्शन 247 किसका है? कंपनीज एक्ट का। सर क्या कह रहा है सेक्शन 247? अरे यहां जाओ भाई, रुक जाओ, हटो। हाँ, सेक्शन 2, देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज, नो इट्स ओके। या सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि भैया जब भी कंपनी की हम बात करेंगे ऑफ कोर्स, तो कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं, मेरे साथ बोलिएगा, कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं। कंपनी की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं सर, और क्या होगा? कंपनी का स्टॉक्स होंगे, कंपनी के शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, या कंपनी की सिक्योरिटीज हैं, कंपनी की अदर एसेट्स हैं। ठीक है, जब भी इनकी वैल्यूएशन की बात आएगी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू ही वो करवाई जाएगी। सेक्शन 247 ने इतना ही कहा। क्या इट इज मैंडेटरी? जी हाँ, मैंडेटरी है। कंपनी की प्रॉपर्टी की, कंपनी की, मेरे साथ बोलना, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी का स्टॉक, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, एसेट्स, जब भी कंपनी के एसेट्स या प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन की बात आएगी तो वो किसके थ्रू करवाई जाएगी? रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू ही करवाई जाएगी। इसके लिए 18 अक्टूबर 2017 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल नोटिफाइड किया। वो क्या रूल्स थे? कंपनीज, मेरे साथ बोलिएगा, कंपनीज, बोलो कंपनीज, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल 2017। अब इस रूल में लगभग 8-9 रूल्स हैं, 8-9 रूल्स हैं जो हमें पढ़ने वाले हैं, मतलब हमें यहां यूज करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में। ठीक है, सो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो रूल्स का ये लिख के आना है। टाइटल लिखेंगे क्या, कहां से गवर्न हो रहे हैं ये सारे रूल्स जो हम पढ़ेंगे आगे? कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल 2017। तो सेक्शन 247 ने तो क्या बोला हमको कि भैया कंपनी की प्रॉपर्टी, एसेट्स है, स्टॉक है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, सिक्योरिटीज है, इनकी वैल्यूएशन सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कहा इसने? इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 अक्टूबर 2017 लिख के आना है कि ऑफकोर्स नॉट यार, इतना कौन लिखेगा, बट रूल तो लिख के आना, मेन रूल तो बात चाहिए। ठीक है, ये मत भूल जाना, लिखना भूल जाओ कहीं। ठीक है, आओ देखो, अब देखो पहला यहां से सीखते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट होके चलो। ठीक है, आओ देखो, सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, कंपनी क्या कहता है? वैल्यूएशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज है, गुडविल, एनी अदर एसेट और नेटवर्थ ऑफ अ कंपनी और इट्स एसेट्स, कंपनी की नेटवर्थ है, इसके एसेट्स हैं और लायबिलिटीज शैल बी वैल्यूड बाय अ पर्सन हैविंग अ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस and registered as a valuer in accordance with the rules as may prescribed। तो सेक्शन 247 ने हमको इतना कहा, चाहे कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, नेटवर्थ है, एसेट्स के अलावा हम बात करें इसके स्टॉक्स की, डिबेंचर्स की, शेयर्स की। उम्मीद करता हूं सबको पता होगा स्टॉक्स एंड शेयर्स में लिटिल बिट डिफरेंस होती है। स्टॉक्स जब हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर इक्विटीज को, स्पेसिफिकली स्टॉक्स का मतलब है क्या? अगर हम बोले तो इक्विटीज, जब हम इक्विटीज को क्या बोल रहे हैं? स्टॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 100 इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू स्टॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए कह रहा हूं, आई होप क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये बात पकड़ में आया सेक्शन 247 का। फिर आगे क्या आता है देखो, वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सेम बात जो यहां बोले थी सेक्शन 247 ने, वो वापस से यहां पर उसे रिवाइज किया। अब यहां पर क्या बात हमको याद रखनी है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मेरी बात हम सुनना, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है इसकी अपॉइंटमेंट जो होगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो करना है भाई, अपने आप थोड़ा ना आ जाएगा कोई, अपने आप थोड़ा ना जाएगा भैया मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूं, नॉक नॉक भैया हमसे रजिस्ट्रेशन करवा लो, वैल्यूएशन करवा लो, ऑफ कोर्स नॉट यार। तो उसकी अपॉइंटमेंट करनी है कि या तो ऑडिट कमेटी करेगा, अगर ऑडिट कमेटी का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो, या फिर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो मेरी बात पकड़ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर का मतलब क्या है यहां पर कि जी हां, जब भी वैल्यूएशन का नौबत आएगा, जब भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी तो कंपनीज अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाए, अपनी एसेट्स की करवाए, नेटवर्थ का हो या सिक्योरिटीज का हो, स्टॉक्स का है, शेयर्स का है, डिबेंचर्स का है, इसकी वैल्यूएशन थ्रू द रजिस्टर्ड वैल्यूअर किया जाएगा
और रजिस्टर्ड वैल्यूअर की अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। याद पूरा है, ध्यान सुनो, ठीक है। Where a valuation is required to be made in respect of any property, stock, shares, debentures, securities, or goodwill, or any assets, net worth of any company, its liabilities under the provision of this act, it shall be valued by the person having a qualification, experience, registered value as a registered valuer, being a member of the organization recognized, being the member of कौन सी organization अभी बताई थी ना, ये जो organization यहाँ पर तो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो IBBI के पास में है लिस्ट, देखो ICSI है, ICSI रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ये नहीं है और भी है, देखो ICMAI, ICAI रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस। सो अभी सीखेंगे, प्रैक्टिकल जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे। सो कह रहा है बीइंग अ मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होगा भैया, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे प्रैक्टिस किए और आप बाहर निकल के आए बोले हाँ मुझे आता है कैलकुलेट करना। भाई इसके लिए देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको मेंबर होना चाहिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए। सर वो तो बात पकड़ में आ गई, IBBI क्या कर रहा है बेटा, ऐसा है IBBI जो है ना वो इन ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन करता है। IBBI समझ में आ रहा है ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। ये इसकी सब क्या हो गई, एजेंसीज हो गई, कौन, ऑर्गेनाइजेशंस, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए, in such a manner on such terms and conditions as may be prescribed and appointed by the audit committee, audit in its absence, मतलब ऑडिट कमेटी नहीं है सर हमारी कंपनी में अप्लाई नहीं होती ऑडिट कंपनी, अरे ऑडिट कमेटी नहीं होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो है ना भाई, वो लोग अपॉइंट करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मेरे बच्चों को याद हो गया है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जब भी काम करेगा तो बोले क्या रखना, कहता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो जब तुम अपना टास्क परफॉर्म करोगे तो तुम इम्पार्शियल होगे, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन दोगे एसेट्स की। मेरे साथ के बोलो कैसा करेगा, जब वैल्यूएशन कंडक्ट करेगा तो वैल्यूएशन कंडक्ट करते हुए ध्यान रखेगा कि जो वैल्यूएशन है वो इम्पार्शियल हो, किसकी, एसेट्स की वैल्यूएशन जब करे इम्पार्शियल, बाइस नहीं होना चाहिए। पता लगा खुद इंटरेस्टेड है जानबूझ के वैल्यूएशन कम दिखा रहा है, बताया तुमको रियलिटी, मैं एकेडमिकली यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, प्रैक्टिकली जब फील्ड में आओगे थोड़ी बातें तुम और प्रैक्टिकली समझोगे, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बात पकड़ में आ रहा है। सो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया आप पार्शलिटी नहीं करेंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड है तो डिस्क्लोजर दे दो भैया, तुम नहीं कर सकते हो फिर। सो आपको ध्यान क्या रखना है, कैसे होना चाहिए एसेट्स की वैल्यूएशन जो वो करेगा, तो इम्पार्शियल, फेयर एंड याद रखो ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट्स, बोलो इम्पार्शियल, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन करेगा ऑफ एनी एसेट्स। अब वो एसेट्स कुछ भी हो सकती है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ऑलराइट, और भी पता नहीं थी अभी। एक्साइज ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस का मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस एंड एग्जामिन केयरफुली, कि भैया ध्यान से एग्जामिन करे। सो क्या करेगा, एक्साइज ड्यू डिलिजेंस, पहला इम्पार्शियल, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन करेंगे ऑफ एसेट्स। दूसरा एक्साइज ड्यू डिलिजेंस, बोलो साथ में एक्साइज ड्यू डिलिजेंस, वन मोर टाइम, एक्साइज ड्यू डिलिजेंस, शर्माना नहीं है, बोलो खुल के, एक्साइज ड्यू डिलिजेंस। थर्ड देखो, मेक द वैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, मेक द वैल्यूएशन कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अकॉर्डिंग टू द रूल्स कहां है रूल्स सर, मेरे को बताओ ना सर, ये भी बताया था ना यहाँ पर, क्या है, कंपनी, बोले साथ बोलो उसका नाम, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, बोलो मेरे साथ में वापस, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशंस रूल्स ऑन 17। तो भैया आप कैसे करेंगे वैल्यूएशन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एंड फोर्थ, not undertake a valuation of any assets in which he has a direct or indirect interest or becomes so interested at any time during the period of 3 years prior to his appointment or 3 years after the valuation of assets was conducted by him. Oh my God, ध्यान सुनना, इंटरप्रिटेशन क्या है यहाँ पे, कहता है having no direct or indirect interest in the assets, having no direct indirect interest मतलब उस assets का मतलब, सर मैं समझ नहीं आ रहा भाई, समझो इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर एसेट्स की वो वैल्यूएशन कर रहा है और जिस एंटिटी के लिए कर रहा है, उस एंटिटी पे पता लगा वो इन्वॉल्व है पहले से ही, उसका कोई इंटरेस्ट है, चाहे वो सिक्योरिटीज इंटरेस्ट हो सकता है, उसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो सकता है, बात पकड़ में आ रहा है, या पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा केस में क्या होगा, फेयर वैल्यूएशन सामने आएगी नहीं ना। तो कह रहा है हैविंग नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, सर याद तो हो जाएगा, हैविंग नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है सर ये तो याद हो गया, लेकिन कब से, prior to 3 years is office appointment, prior to 3 years, prior to 3 years का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम एक बार मान लेते हैं फटाफट से,
2020 1 जनवरी 2020 को हम उसकी अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से ना प्राय का मतलब यहां पर क्यों बता रहे सर ऐसा, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको भी समझने में कई बार गड़बड़ी कर देते हैं। तो यहां आज हम 1 जनवरी 2020 को उसकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और चेक करेंगे पिछले 3 सालों में उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। पहली बात तो ये आ गई। अब दूसरी बात समझो, आज आपने इसकी अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2020 को आपने कर दिया और इसने एक पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यूएशन कर दी आपके लिए। अब ये भाई साहब आने वाला 3 साल तक यहां पर क्या बन गए, इंटरेस्टेड हो गए यहां पर। तो ये आगे वाला 3 साल तक नहीं करेंगे। समझना क्या कर रहा हूं, ध्यान से कोई यहां पर आओ, लैंग्वेज को पकड़ो पहले। Nor undertake valuation of any assets in which he has direct or indirect interest or becomes so interested at any time during a period of 3 years prior to his appointment. बात पकड़ में आ गया होगा। आज मेरी अपॉइंटमेंट हुई, उससे पिछला 3 सालों में मैं किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं नहीं हूं, पता लगा जिस, ध्यान सुनना, मैं नहीं हूं बट जब हमारी एक फर्म है, बात पकड़ना, हम वैल्यूअर हैं, हमारी एक फर्म है, हमारी फर्म में मैं नहीं हूं बट मेरा फर्म का जो पार्टनर है वो इंटरेस्टेड है। तो मैं डायरेक्टली नहीं हुआ बट इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो गया। बात पकड़ में आ रहा है। तो पहला बात तो क्या है, अपॉइंटमेंट से 3 साल पहले। दूसरी बात, और 3 years आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स was conducted by him। अब पकड़ना इस बात को ध्यान से, जिस एसेट्स की उसने वैल्यूएशन करी, उस वैल्यूएशन करने के आने वाला 3 साल तक वो क्या हो गया, वहां पर हम इंटरेस्ट ट्रीट कर रहे हैं। सर ये क्यों हो रहा है, मतलब जिस एसेट्स की वैल्यूएशन ही नहीं करेगा तो ऐसा तो दिक्कत जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है, समझना। ड्यूरिंग द वैल्यूएशन यू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। आज एंटर कर दिया, काम खत्म हो गया, क्लियर है, असाइनमेंट पूरा कर दिया। अब इसके फर्दर वो अगर कर रहा है 3 साल के लिए यहाँ रोका गया है। देखो यहाँ पे 3 years आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वाज कंडक्टेड बाय हिम। इसका 3 साल बाद भी क्या हो रहा है, वैल्यूएशन कंडक्ट कर दिया, इसका 3 साल तक सेम मत रिपीट करो वैल्यूअर। बात पकड़ना, सेम रिपीट नहीं होना चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड यू नो काइंड ऑफ सेम प्रोविजन आल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नॉट एग्जैक्टली सेम बट ताकि फेयरनेस बनी रहे, इसीलिए हम सेम रजिस्टर्ड वैल्यू को कंटिन्यू नहीं करते हैं फेयरनेस के लिए। ठीक है, चलिए अब हमें पहले सर हमने 4 बातें सीखी थी। सर भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। पहला क्या सीखा, जल्दी बोलो। इम्पार्शियल, फेयर एंड कैसी करेगा, ट्रू वैल्यूएशन करेगा सेट्स का। दूसरा एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, बोलो एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू रूल्स करेगा। रूल्स कौन से, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूज एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट और वैल्यूएशन रूल्स 17। All right, and the fourth one, having no direct indirect in relation interest, और ऐसा किसी तरह से होना नहीं चाहिए। कब से, prior to 3 years during the 3 years prior to his appointment और after the conducting the valuation of particular assets। उसके बाद भी 3 साल देखेंगे। सर ठीक है, याद हो गया। अब देखो आगे फिर क्या कहता है, if valuer contravenes the provision of this section और rules made under। बोला अब तूने अगर बेटा तो पता लगा तो इंटरेस्टेड था और तूने डिस्क्लोज नहीं किया था, हाँ छुपाया या फेयर वैल्यूएशन करके नहीं दिया या रूल्स फॉलो नहीं किए, पेनल्टी लगा दो भाई, इस पे पेनल्टी लगा दो। कहता पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपए का लगेगा। साइड में यहाँ पे बना के लिख लीजिएगा 50,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। 50,000 से 1 लाख तक, मिनिमम कितना 50,000, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। और पता लगा इसने ना फ्रॉड किया, एक तरीके से डिफ्रॉड किया है। मतलब सर डिफ्रॉड किया है, डिफ्रॉड का मतलब यहां पर एक तरीके से क्रिमिनल एक्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। इंटेंशनली आप किसी को चीट कर रहे हैं, धोखा दे दिए। और यहां पर किसके साथ धोखा कर दिए होंगे, कंपनी के साथ। अनफेयर या पार्शलिटी करी इसने वैल्यूएशन में, या उसका धोखा या मेंबर्स के साथ धोखा किया, ऐसा केसेस में ये क्रिमिनल एक्ट बन गया, मोर सीरियस। तो पनिशमेंट समझ रहे हो ना कैसे होने वाला है। बोला इम्प्रिजनमेंट देंगे, साथ में फाइन भी बढ़ाएंगे। देखो आओ, provided if the valuer has contravened such provision with the intention to defraud a company or its members, punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and fine which shall not be less than 1 lakh rupees which may extend to 5 lakh rupees। So there are 2 different provisions जहां पर अगर नॉन कंप्लायंस करता है रूल्स के साथ में। नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि मैंने आपने क्या करा, रूल्स फॉलो नहीं किए हैं या आप डायरेक्ट इंटरेस्टेड थे बट आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए तो अगर नॉर्मल केस में तो कितना बोलेंगे, फाइन कितना है, मिनिमम 50K एंड मैक्सिमम 1 लाख। मिनिमम कितना हो गया 50K, मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है, अगर कोई डिफॉल्ट करता है कंपनी साथ में
तो इम्प्रिजनमेंट हो गया हमारे लिए नहीं, मतलब उसके लिए अप टू 1 ईयर, 1 साल तक का हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ में याद रखिएगा एंड यूज कर रहे हैं हम लोग, फाइन जो है 1 लाख हो गया मिनिमम, एंड जो कि 5 लाख तक हो सकता है। शॉर्ट में साइड में नोट कर लीजिएगा, रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आता है ऐसे, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाता है, दिक्कत आती है बाद में। ऑलराइट सर, याद रहेगा। फिर आगे देखते हैं, देखो वेयर द वैल्यूअर हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सब रूल सेक्शन 3 ही शैल बी लायबल टू, ओह माय गॉड, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, अगर आपने 3 में डिफॉल्ट कर दिया, सेक्शन 3 के अंदर डिफॉल्ट कर दिया, हम सेक्शन 247 के सेक्शन 3 को देख रहे हैं, और सेक्शन 3 के अंदर अगर ऐसा पकड़ में आ गया तो भैया आपके पास जो भी पैसा है ना, वो तुमको देखो, समझो आपने रिमेनेशन चार्ज क्या रिफंड करो, तो पहला बात ही क्या कह रहा है, रिफंड द रिमेनेशन रिसीव्ड एंड पे फॉर डैमेजेस टू द कंपनी और एनी अदर पर्सन फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स मेड इन दिस रिपोर्ट। दो बातें होती हैं, फिर देखो समझना, जहां कंपनसेट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर दो बातें हो रही हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों बातें हो रही हैं। मतलब अगर हो सकता है मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो अमाउंट्स टू सिविल एक्ट, गलती कर दिया, रूल्स फॉलो नहीं किए, ठीक है, लेकिन क्या छोड़ दें? नहीं, गलती की वजह से नुकसान हुआ लोगों को कॉम्पनसेट कीजिएगा। बात पकड़ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि आपने यहां पर जो आपको रिमेनेशन दिया जा रहा था, वो रिमेनेशन को रिफंड करना पड़ेगा। तो सब सेक्शन 4 में हमें याद रखना है, क्या आपको क्या करना है, अगर ऐसा हो गया, मतलब आपको नहीं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को क्या, कि भाई आपको रिफंड करना पड़ेगा आपका रिमेनरेशन कंपनी को, प्लस साथ साथ में जो लॉस हुए लोगों को उसके लिए आपको डैमेज पे करना पड़ेगा। सर याद हो गया हमको, हम उम्मीद कर रहा हूं रेगुलेशन नंबर और सेक्शन 247 आपको कमिटी सेक्टर याद हुआ होगा, जिसमें पहले हमने वैल्यूएशन देखा, कौन अपॉइंट करेगा, ऑडिट कमेटी, डायरेक्टर, राइट। सेकंड में हमने देखा कि उसको कैसे करना है, इम्पार्शियल, फेयर एंड ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करेगा, एक्साइज ड्यू डिलिजेंस, प्लस साथ साथ में रूल्स फॉलो करने हैं। एंड फोर्थ हमने देखा इसके अंदर आप इंटरेस्टेड नहीं हो चाहिए प्रायर टू द अपॉइंटमेंट, मतलब 3 years प्रायर टू द अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर एसेट्स, उसके बाद भी नहीं। फिर देखा अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया है प्रोविजंस को, आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, सिंपल प्रोविजन देखा जाए तो सिंपल जो पनिशमेंट है वो ये है 50,000 मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है। बट अगर लगता है कि आप इंटेंशनली डिफ्रॉड किया है कंपनी को, मेंबर को, इन दैट केस अप टू 1 year की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। एंड साथ के साथ में यहां पर देखा जाए तो 1 लाख कम से कम 5 लाख तक का फाइन लगा दिया जाएगा, अरे छोड़ेंगे नहीं। एंड जो भी अपने फॉर्स आपको जो रिमेनेशन है वो रिफंड कीजिएगा। साथ साथ एक बात देखिएगा, क्योंकि आपने डैमेजेस कर दिए लोगों को, अगर कंपनी को, किसी पर्सन को, तो डैमेजेस भी आपको पे ऑफ करने पड़ेंगे। ठीक है सर, अब देखो यहां पर आ गया कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल 2017, कब आया था? 18 अक्टूबर 2017 को, ठीक है। अब ये रीड करने वाला कॉन्सेप्ट है, मैं तुमको मेनली इसकी एक बात पे ये पढ़वाना चाहता हूं बस, कि इसको लाने का पर्पस क्या था रूल्स को। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स विल एंश्योर दैट द वैल्यूएशन रिपोर्ट्स डिस्क्लोज अ ट्रू, फेयर एंड कंप्लीट व्यू एंड रिजल्ट्स इन ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी इन वैल्यूएशन प्रोसीजर्स। बात पकड़ में आ रहा है? ताकि स्टैंडर्ड्स होंगे तो हम पर्टिकुलरली क्या कह सकते हैं, डिस्क्लोज अ ट्रू, फेयर एंड कंप्लीट व्यू एंड रिजल्ट्स इज अ ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी, रिजल्ट in a greater objectivity in valuation procedure. देखो मैं क्या ना, इसको समझना कि बात को बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या। देखिए, जब भी किसी एसेट की वैल्यूएशन की जा रही है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बन जाता है, गलत अगर वैल्यूएशन होगा, गलत तरीके से की जाएगी, ठीक है, और किसी चीज की वैल्यू बहुत कम या बहुत ज्यादा लगाई जाएगी, तो दोनों ही केसेस में देखिए पार्टीज के लॉस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हो, और स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट क्या है, प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा, प्रॉपर फेयर प्रैक्टिस होंगी, ट्रू प्रैक्टिस होंगी, साथ में जो आप चाहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। So, increase the transparency and fairness in the valuation system shall also boost stakeholders' confidence alongside plugging of the loopholes in valuations. जी हाँ, कहता है रूल्स होंगे तो लूपहोल्स भी पकड़ में आएंगे। पता लगा, एक बात एग्जाम्पल समझो, कंपनी ने अपना बैलेंस शीट के अंदर फिक्स टीचर्स एसेट्स मेंटेन किया हुआ है, बोला अभी ऑन रिकॉर्ड तो दिख रहा था, जाके वेरिफिकेशन करने पहुंचे एसेट्स का, विजिट किया और पता लगा, बोला आपने तो लिख रखा था आपकी बहुत बड़ा प्लांट है, मशीनरी है, बोला पेपर में, असली में कहाँ है। सो कहीं ना कहीं ये भी है कि देखो कई चीजें पकड़ में भी आती हैं वैल्यूएशन से ना। चलिए आइए, अब हम सबसे पहले रूल 3 को पकड़ते हैं। किसके रूल 3 की बात कर रहे हैं? कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूज एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017।
सब रूल 1 कहता है सबसे पहले, बदतमीज, 1 मिनट, नाउ इट्स परफेक्ट। देखिए, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ, अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई सारे टॉपिक्स अभी के भी याद करेंगे। कहता है कैसे, कौन होगा एलिजिबल? अगर वो वैल्यूअर जो है इज अ वैल्यूअर मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, इज अ वैल्यूअर मेंबर, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ he is a valuer member of registered value organization। अब चाहे ना याद करने के लिए, एग्जाम में ना लिखे ऐसे, लेकिन अभी याद करने के लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में लिख लीजिएगा, आरवीओ। क्यों लिख पा रहे हैं? इसलिए लिख पा रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपको मेंबर होना है, तो आपको जैसे यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, आईबीबीआई यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशंस का, रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, सपोज हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हमारे लिए ICSI, रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन। सो पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होगा वो? ICSI का। ICSI क्या है? रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी इंडिविजुअल जो यहाँ पर वैल्यूअर का काम करना चाहता है, उसको पहले वैल्यूअर मेंबर होना चाहिए। अब बात सुनना बहुत ध्यान से, सर यहाँ CS करने के बाद हम चले जाएं? नहीं, इसका स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के बाद ही जा सकते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन अब क्या है प्रोसीजर आपको अलग से बताएंगे, पहले यहाँ समझते हैं। पहले एक बात ये, जब बोल रहे हैं वैल्यूअर मेंबर, वैल्यूअर मेंबर का मतलब ये है इस जैसे पर्टिकुलर ICSI का रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेंबर होना। आपने CS करने के बाद जो मेंबरशिप ले ली वही सफिशिएंट नहीं है, आपको वैल्यूअर मेंबर बनना होगा। उसके लिए स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है, वो क्रैक करनी होगी। ठीक है, तो पहला कह रहा है एलिजिबिलिटी के लिए बात करें, सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो रूल 3 में बताई गई है वो क्या गई है? वैल्यूअर मेंबर होना चाहिए रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का। वो यहां पर एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं आपको। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर आगे देखते हैं एक बार। देखिए, is recommended by registered value organization of which he is a valuer member for the registration as a valuer। फिर क्या करेगा? ये बोल रहा है रिकमेंड बाय द, कौन रिकमेंड करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन तो रिकमेंड करेगी, क्योंकि वहां से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी ये वैल्यूअर है, ये वैल्यूअर मेंबर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको रिकमेंड किया जाए। क्योंकि भैया पता लगा जो वैल्यूअर मेंबर है ना, उसी का अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, या जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन है अभी उसने क्रैक नहीं किया है, तो ऐसा केसेस के अंदर यहाँ देखिएगा रिकमेंड नहीं किया जाता है। ICSI एज अ रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन कब रिकमेंड करेगा? जब वो सारे एस्पेक्ट्स फुलफिल कर देगा। क्लियर है? तो पहला काम क्या देखेंगे? वैल्यूअर मेंबर होना चाहिए RVO का, फिर RVO विल रिकमेंड हिम, ठीक है, RVO रिकमेंड करेगी। थर्ड, pass the valuation examination under rule 5 within 3 years preceding the date of making an application for registration under rule 6। अंडर रूल 6 का मतलब क्या है? यहां पे ध्यान से सुनना। आपको मान लीजिएगा A लिमिटेड कंपनी की एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके लिए वैल्यूएशन करने के लिए आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं, अभी फ्रेश नए ताजे बन के आए हैं, आपने इसके लिए एक एप्लीकेशन दिया कि भैया आई एम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो प्रोविजन क्या कह रहा है? ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के जो आपने एग्जामिनेशन पास कर लिया है, इसके करीबन 3 साल बाद, मतलब यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे कह रहा है अब पास वैल्यूएशन एग्जामिनेशन है रूल 5 में एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब नेसेसरी पेपर्स वगैरह करना पड़ेगा, सब कुछ सबमिट। And within 3 years preceding the date of making an application for registration under rule 6। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वैल्यूअर, जहाँ रजिस्ट्रेशन वैल्यूएशन करना चाहते हैं सेट्स का A लिमिटेड का, इसके लिए आपने रजिस्टर्ड वैल्यू बनना है। रजिस्टर्ड वैल्यू बनने का मतलब आपने उसके लिए एप्लीकेशन देना है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बात पकड़ में आ रहा है? 3 साल के अंदर, मतलब यार ऐसा नहीं होना एक्सपायरी हो जाए, तुम पास करके बैठ गए उसके बाद में तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। भैया पास कर लिया है वैल्यूअर का एग्जाम, देन यू मेक द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। याद हुआ? फिर कहता है परचेज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज स्पेसिफाइड रूल 4, अभी बताएंगे आगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे क्या है? जो HRD ने बताया। HRD कौन है सर? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डेवलपमेंट की हम जो बात करते हैं, जो हमारी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जो एजुकेशन की बात करती है, मतलब एजुकेशन को देखती है, बातें करती है।
ठीक है। एचआरडी जो है ह्यूमन रिसोर्स, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो हर एक इंस्टीट्यूशन की क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या होगा, करिकुलम्स क्या होंगे, सारी वही बताती है जो मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री। वो क्या कह रही है यहाँ पर ध्यान समझना, वो कह रही है कि भैया अब इसके लिए जैसे पोस्ट ग्रेजुएट है कोई पर्टिकुलर पर्सन, क्या है पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है जी, क्या है पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट होना, बट नॉनसेंस इज दिस, जस्ट अ मिनट, क्वाइट बेटर। जब हम बोल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट हैविंग 3x एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, रिलेवेंट मतलब ऑफ कोर्स वैल्यूएशन है। कोई ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट के साथ में कम से कम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड। रिलेवेंट फील्ड का मतलब वैल्यूएशन का बिजनेस में ही, बात पकड़ में आ रहा है। तो यहां पर उसकी बात कर रहे हैं, ये रूल के बीच बीच में इन्होंने यहां मेंशन किया हुआ है, ऑफ कोर्स वो आगे बता रहे हैं बट मैं आपको बीच में इसलिए बता रहा हूं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। तो देखो यहां से लेके पहले हम लोग ए से लेके और डी तक का याद करेंगे, अभी याद करते हैं बोल बोल के, ठीक है समझ लिया। अब बोल के याद करो मेरे साथ में। पहला क्या क्या वैल्यूअर पर्सन क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी में, पहला क्या कह रहे हैं, सच पर्सन मस्ट बी अ वैल्यूअर मेंबर ऑफ आरओवी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैं आगे आरओवी ही बोलूंगा उसको, आरओवी, आरओवी नहीं आरओवी, ठीक है। फर्दर आरओवी रिकमेंड सच रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आरओवी रिकमेंड करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन रिकमेंड करेगा, ठीक है सर। दूसरा पास द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन, जो आगे अभी पढ़ेंगे, विद इन 3 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। बात समझना, फिर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एप्लीकेशन लगा के आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन गए, ठीक है। अब यहां से 3 साल के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। देखो यहां पर लैंग्वेज देखो ध्यान से, pass the valuation examination rule 5 within a 3 year preceding date of making application for registration under rule 6। भैया कि I'm ready to act as registered valuer, तो एग्जाम पास करके बैठे मत रहना, बात पकड़ में आ रहा है। एप्लीकेशन लगाना ताकि तुम्हें रजिस्ट्रेशन हो जाए तुम्हारा कैसा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, ठीक है। 3 साल निकल गया, एक्सपायरी हो गया, पढ़ा लिखा सारा ज्ञान गायब हो गया, है ना। चलो आगे देखते हैं। हैविंग अ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर रूल 3 रूल 4, तो 4 बात याद हुआ, आई होप याद हुआ। अब 5वां छठा बड़ा इजी होता जाना है। पहली बात बोला माइनर नहीं होना चाहिए, बोले कॉमन है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ये तो फ्री में मिले हुए पॉइंट्स हैं, ठीक है। जनरली वैसे हम सोच के देखें, देखो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं चाहिए, या खुद नहीं एप्लीकेशन लगा रखी है भाई सब ने बैंकरप्सी के अंदर, देखो नॉट अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट और हैज नॉट अप्लाइड टू एडजुडिकेटेड एज बैंकरप्ट, हैज नॉट अप्लाइड, किसी थर्ड पार्टी ने लगाई है उसका मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद नहीं, मतलब मैं इन द सेंस रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है वो जो पर्सन वो खुद ही एप्लीकेशन लाके बैठा है कहां पर, एडजुडिकेशन के लिए। हैज नॉट अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज बैंकरप्ट, खुद ने अप्लाई कर रखा तो बात ही खत्म हो गया। किसी और ने किया हुआ है वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, कोई और कर रहा है यार तो देखी जाएगी, अभी तो जब डिसीजन आ जाएगा एडजस्ट हो जाएगा तब की जब देखेंगे। लेकिन अगर मैंने खुद नहीं एप्लीकेशन लगा दिया है तो गड़बड़ है, फिर मैं नहीं जा सकता, फिर तो मैंने मान ही लिया ना कि बैंकरप्ट हूं, ठीक है। सो हैज नॉट, क्या पहली बात कह रहे हैं, नॉट अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट या फिर नॉट अप्लाइड फॉर एजुकेशन। अब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अब रेजिडेंट इंडिया का क्राइटेरिया जो है आपने खूब रट्टा मार मार के पढ़ा होगा, याद होगा फेमा में जो हमने पढ़ा है, सेम प्रोविजन में अप्लाएंगे, मतलब 100 days, अरे भाई तू रहा हो, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग टाइम पे कंसिडर करेंगे, ऑलराइट। तो देखो यहां से ई से और एच तक ऐसे ब्लॉक बनाओ भाई, याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। एग्जाम में अगर 2-4 गलती से भूल भी गए तो कम से कम 6-7-8 तो पॉइंट पे लिख के आओगे, क्लियर है। इसे ब्लॉक बना लो कि क्योंकि उनका नेचर सेम जा रहा है, सेम नेचर है, ठीक है। तो पहले में क्लियर होगा वैल्यूअर मेंबर, रिकमेंडेशन बाय आरवीओ, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन, उसके बाद वैल्यूएशन एग्जामिनेशन करना है विद इन 3 years, आपको एप्लीकेशन लगाना होगा, एग्जाम पास कर लिया विद इन 3 years, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए एप्लीकेशन लगाइएगा, और उसके अलावा फिर आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर रूल 4 आगे पढ़ेंगे आगे। फिर क्या कह रहा है, माइनर नहीं होना चाहिए, मेरे साथ बोलो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट पर्टिकुलर बैंकरप्ट बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, बट कोई दैट इज नो पर्टिकुलर इशू। सो अनडिस्चार्ज इज नॉट अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट और हैज नॉट अप्लाइड फॉर एजुकेशन, एंड लास्ट वन इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यहां तक क्या याद हुआ, अब देखो आगे चलो।
आगे चलो। हैज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सीडिंग 6 महीने से ज्यादा। सेम कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 164 सेक्शन 1 के अंदर जो डायरेक्टर की बारे में पढ़ते हैं हम लोग, वही है सेम। Exceeding 6 months or an offense which involving moral period or and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of the sentence. Same concept है, डायरेक्टर्स के केस में भी हम ये लगाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन जब हम देखते हैं उनकी, समझना क्या कह रहा है। पहली बात, यहाँ पर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको सेंटेंस पास नहीं किया आपके खिलाफ, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई आपके खिलाफ सेंटेंस पास किया, और वो सेंटेंस का मतलब इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा का है, 6 महीने या उससे कम का है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास किया है और वो मोर देन 6 मंथ्स है, तो हमको देखना पड़ेगा इस केस के अंदर एटलीस्ट 5 ईयर एलैप्स हो गए हों। कब से? जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जैसे किसी आदमी को 1 साल का सजा दिया, 1 साल सजा कंप्लीट होने के बाद से हम 5 ईयर काउंट करेंगे, तो उसके बाद से 5 ईयर जब होगा उसके बाद से भाई साहब एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर यही दिक्कत हो सकती है, अगर किसी केस में अगर सेंटेंस जो है इम्प्रिजनमेंट का वो 7 ईयर और मोर हो गया, तो सपना देखना छोड़ दीजिएगा रिजर्व वैल्यूअर का। देखिए, provided if a person has been convicted of an offense and sentenced in respect of to the imprisonment for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be registered valuer। नहीं हो सकते फिर। alright, पकड़ में आ रहा है यहाँ तक की बातें। चलिए अब देखो यहाँ से ना और भी इजीली होगा हमारे लिए। अब हम यहाँ पे एक और ब्लॉक बनाने वाले भी है। फिर कहता है आपके ऊपर पेनल्टी ना लगा दी गई है सेक्शन 271 ऑफ इनकम टैक्स 1961 की। सर ये क्या है? वैसे डिटेल सेक्शन है, बट सिंपल टर्म में बताता हूँ कि अगर आपने किसी भी तरीके से अपनी इनकम को कंसील किया है या इनएक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी बड़े ही प्यार से आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको तो लगता है कि नहीं मैंने अपनी इनकम कंसील नहीं करी है, या आपको लगता है कि नहीं मैंने इनएक्यूरेट कैलकुलेट नहीं किया है अपना इनकम, तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर असेसमेंट जो ऑफिसर होता है उस असेसमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट जाते हो ऑर्डर के, आप कमिश्नर में या आगे अपील फाइल करते हो। ठीक है, आपने वो भी फाइल नहीं किया, ना आपने अपील फाइल किया, ऑलराइट, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट ऑफिसर, ना आपने ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया, आप जो है आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो हो गया सो भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा यहां पर उल्टी हो जाएगी, आपको फिर एसेट वैल्यू आप नहीं बन पाएंगे, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, हैज नॉट बीन लेविड अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271, और अगर लग गई है तो क्या होगा, टाइम लिमिट फॉर अ फाइलिंग अपील बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड द केस मे बी हैज एक्सपायर्ड एंड सच पेनल्टी हैज बीन कंफर्म बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड 5 ईयर हैज नॉट elapsed आफ्टर सच पेनल्टी। ऐसा केस में क्यों, समझो आप तो वैल्यूअर हो और आप ही रेवेन्यू का ही बैंड बजा रहे हो, तो ऐसा केसेस में तो भैया बनता ही है ना, पकड़ में आया तो 5 ईयर्स तक का फिर इसमें भी आपको रुकना पड़ेगा अपने आप को। तो देखिएगा सेक्शन 271 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजन अट्रैक्ट ना हो रहा हो, इसमें नया सेक्शन 2 FFB ऐड 271 FFB ऐड किया गया है, पुराना ही है, अभी क्या ऐड किया है, पुराना ही है। ठीक है, ऑलराइट सर, हमको याद होना स्टार्ट हो गया अच्छे से। तो पहले वाले में यहाँ से हमने कन्विक्शन को पढ़ा क्लॉज आई के अंदर, फिर क्लॉज जे के अंदर हमने 271 ऑफ इनकम टैक्स की पेनल्टी को कंसीडर किया। अब यहाँ आता है के के अंदर, क्लॉज के अंदर फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अब बेसिकली फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया में क्या क्या कंसीडर करते हैं, इंटीग्रिटी है, रेपुटेशन है, कैरेक्टर, भाई सबको देखेंगे, प्लस एब्सेंस ऑफ कन्विक्शंस एंड रेस्ट्रेंट ऑर्डर, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का उस पर अभी तक नहीं आया हो, किसी तरह का क्या कन्विक्शन, जेल वेल नहीं गया हो भाई साहब तक। ठीक है, या कॉम्पिटेंस एंड फाइनेंशियल सोल्वेंसी, कॉम्पिटेंस एंड फाइनेंशियल सोल्वेंसी, पैसा वैसा होना चाहिए। ठीक है, सो जनरली फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया एक जनरल व्यू पर कंसीडर कर रहे हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं एस्पेक्ट्स। ठीक है सर, अब देखो ध्यान सुनना, अब यहां से आई का और के का एक ब्लॉक बना दो, फिर तुमको ये ब्लॉक बनाने के बाद में इजी हो जाएगा, याद एकदम रखना। पहले में ए से हमने डी तक बनाया, अब याद हो गया होगा, मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा वापस। ठीक है, मेंबर है भैया, आरूबी ने रिकमेंड किया, सब बम नहीं बोलूंगा। अनसाउंड माइंड, माइनर नहीं होना चाहिए, चार्ज बैंकक्रप्ट या अप्लाइड हैज नॉट अप्लाइड फॉर एजुकेशन, पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए, ये सारा मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से ना आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर रूल 2 आ जाएगा, वो बेसिकली पार्टनरशिप ऑफ कंपनीज के बारे में आपको कुछ गाइडेंस देगा। मतलब
जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद अपनी एक फर्म स्टार्ट कर ली और अब एक फर्म जो है वो रेजिस्टर्ड वैल्यू के फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है, या कोई कंपनी है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वैल्यूअर्स का। अब यहां पर ध्यान समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। सब रूल 2 प्रोवाइड्स दैट नो पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी shall be eligible to be registered valuer if it has been set up for objects other than for rendering professional or financial services including valuation services। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग वैल्यू सर्विसेज। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट है, चुपचाप और काम पे ध्यान दो, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन काम तुम नहीं करोगे, ठीक है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, ये वाला भी। इट इज अंडर गोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट। ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में बैंकरप्सी की तरफ दौड़ के जा रही है, या कंपनी है तो इंसॉल्वेंसी तरफ जा रही है, तो भैया क्या करोगे वहां जाके? अगर वहां जा ही रहे हो तो फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन नहीं सकते हो। सो क्या कह रहे हैं, फर्म है, कंपनी है, तो पहली बात तो उसका मेन ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग वैल्यूएशन सर्विसेज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नॉट अंडरगोइंग इन, किसमें जाना चाहिए? इट इज अंडरगोइंग। अच्छा ये समझना, इट इज अंडरगोइंग बोल रहा हूं यहाँ पे क्योंकि वहां पहले बोल दिया है नो पार्टनरशिप। कई लोग गड़बड़ करता है, नो पार्टनरशिप यूज कर लिया है, तो इट डजंट मीन दैट कि आप ऐसे लिख दें। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रट्टा मत मार देना ऐसे कि ये लिख क्या हो कि बोले कि अच्छा एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी लिखनी है, बोला हाँ इट इज अंडरगोइंग एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड इट्स अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट। समझ में आ रहा है? नॉट ऊपर इस्तेमाल हो चुका है। आई होप ग्रामेटिकली आप मैंने समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। सो इंसॉल्वेंसी के अंदर आप नहीं जा रहे हो। दूसरी थर्ड कहता है ऑल पार्टनर्स और डायरेक्टर्स ऐसे केस में भी आर नॉट इनएलिजिबल अंडर क्लॉज CDEFGHIJK। मतलब सर मेरे बच्चे जितना हम ये पढ़ते आ रहे हैं यहां से CDIJK यहां तक का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई एक या दो, नहीं सारे पार्टनर्स और आपके सारे डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी इनएलिजिबल नहीं होने चाहिए, जो हमने अभी क्लॉजेस ऊपर स्टडी किए हैं। फिर क्या कहता है 3 और ऑल पार्टनर्स और डायरेक्टर्स विच एवर इज लोअर। 3 एटलीस्ट कम से कम 3 तो हो ही गया। तो कहता है आगे बोला ऑल पार्टनर्स और डायरेक्टर्स विच एवर इज लोअर ऑफ द पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी कैसे होना चाहिए? आर नॉट रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नॉट रजिस्टर्ड वैल्यू का मतलब यहाँ पे अलग सेंस में मत ले जाना। कहता 3 और ऑल पार्टनर डायरेक्टर्स विच एवर इज लोअर ऑफ द पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी एज अ केस में बी आर नॉट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। सर मतलब होने चाहिए, अरे एटलीस्ट सही है इतना लोग तो हमको, ठीक है, ये नॉट गड़बड़ मत कर देना, इसलिए कह रहा हूं कई बच्चे गड़बड़ कर देता है, इसलिए बाबा टोक रहा हूं। यहां पर रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करनी है। फिर none of its partners or directors as the case may be is a registered valuer for the assets class for the valuation of which it seeks to be registered valuer। अच्छा समझो, दूसरी एक और बात समझो, जैसे यहां पर हमने बोला ना, ये बोला none of its partners or directors as the case may be is a registered valuer for the assets class for the valuation of which it seeks to be registered valuer। यही लोग होगा तो इंटरेस्टेड हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या कर रहे हैं कि जब हम क्लास एसेट्स क्लास की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन यहां पे भी मैं तुमको बता दूं क्लियर। देखो यहां पे देखो एसेट क्लास, बार बार बता रहा हूं, आगे बहुत काम आने वाला है। एसेट क्लास, अब यहां वैल्यूएशन करने की बात हो रही है और कंपनी का डायरेक्टर लोग ही है, ठीक है, या पार्टनरशिप में पार्टनर लोग ही है, तो बोला तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे और ये बात पकड़ में देखो, ध्यान सुनो इसको वापस। तो यहाँ पर पहले ये समझो एसेट्स क्लास की जब मैं बात कर रहा हूँ, एसेट्स क्लास की बात कर रहा हूँ, तो इन वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। फिर बोल दो क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बेसिकली ये जनरली सबका क्लास सेम रहता है इनके अंदर, देखिए जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर। अब हमारी फर्म या हमारी कोई कंपनी है जहां हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर का बात कर रहे हैं, ऐसे केस में हमको क्या कंसिडर करना है, ध्यान से देखना वापस, इसलिए पॉइंट को बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, गड़बड़ मत कर देना। क्या रहा है क्या कि भाई अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपकी कंपनी है, तो पार्टनरशिप फर्म के केस के अंदर ऑल पार्टनर्स बोल रहा है, पहले बोला 3 डायरेक्टर, वो 3 पार्टनर्स, पार्टनरशिप के केस में 3 पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स विच एवर इज लोअर। अब जैसे मान लीजिएगा एक बार के लिए, जूम करते हैं बात के लिए, हमारा कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट 2 हमने फुलफिल कर रखी है, तो बोला 2 अप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 नहीं होगा, फिर विच एवर इज लोअर का मतलब 2 अप्लाई करेंगे। अब कह रहा है और पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी ऐसा केस में भी है आर नॉट रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आर नॉट का मतलब ये मत मान लेना कि नहीं होने चाहिए, अरे होने चाहिए, कम से कम इतना
समझ में आ रहा है? कम से कम मतलब यहां पर जो कम से कम मतलब क्या, 3 और ऑल पार्टनर्स और डायरेक्टर्स विच एवर इज लोअर, तो इतना कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बात पकड़ में आया? फिर क्लॉज ई के अंदर कह रहा है नन ऑफ इट्स पार्टनर्स, डांस देखना कर यार, डांस, नन ऑफ इट्स पार्टनर्स और डायरेक्टर्स ऐसा केस में बी इज अ रजिस्टर्ड वैल्यू फॉर द एसेट्स क्लास। अब ये बात इसलिए समझा रहा हूं, एसेट्स क्लास का मतलब समझ में आ रहा है कि लैंड या बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एसेट्स है, इनकी वैल्यूएशन करने वाला ही होना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पे एसेट्स क्लास स्पेसिफाई की जा रही होगी, जिसके लिए आप वैल्यूएशन कर रहे होंगे, क्लियर है? None of its partner directors, as the case may be, is a registered value of for the assets class for the valuation of which it seeks to be a registered value और seeks to be मैं चाहता हूं कि इसलिए हम registered value करना चाहते हैं, तो हमारा डायरेक्टर लोग या हमारा अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर लोग इसी क्लास का registered value होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर लोग किसी और क्लास एसेट का वैल्यूअर है और किसी और क्लास एसेट की वैल्यूएशन कर रहा है। जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि तुम सीएस करने के बाद मशीनरी ठीक कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगा रहे हो, तो भाई तुमने पढ़ाई तो किसमें करी है, काम तुम क्या कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। अब ये पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से बनाई गई है वो ऑब्जेक्ट सिर्फ कौन से होंगे? सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज या आप प्रोफेशनल सर्विसेज करते हैं, वैल्यूएशन काम कर सकते हैं, आप तभी एलिजिबल हैं, आपकी कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा, आप यू आर नॉट अंडरगोइंग फॉर इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी के केस में आप नहीं जा रहे हो। पार्टनर्स या डायरेक्टर्स जो है सारे के सारे वो इनएलिजिबल नहीं होने चाहिए। जो हमने रिसर्च के क्लॉज C2K तक जितने हमने बात करें वो सारे। फिर उसके बाद में बोला 3 और ऑल पार्टनर्स और डायरेक्टर्स विच आर इज लोअर, भाई सब रजिस्टर्ड वैल्यू लोग होना चाहिए कम से कम। हैंड्स के बाद में सुनो नन ऑफ इट्स पार्टनर्स और डायरेक्टर, ऐसे केस में भी दोनों में से कंपनी है, पार्टनरशिप है, तब भी इज अ रजिस्टर्ड वैल्यू फॉर द एसेट्स क्लास जिसके आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप उसी के वैल्यू होने चाहिए एसेट्स क्लास के। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर बात करें, रूल 4 आगे फटाफट से देखो, बहुत सिंपल से। तो कहते हैं एन इंडिविजुअल शैल हैव अ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन रूल 3। ऑलराइट सर, रजिस्ट्रेशन कराना जाना है तो क्या क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एटलीस्ट आपके पास में स्पेसिफाइड डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड और ऑफ कोर्स इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ इन इंडिया एटलीस्ट 6 एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर याद रखना, अभी बताया था पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने डिग्री ले रखा है तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है? अगर आपका बैचलर डिग्री है, इक्विवेलेंट है, तो एटलीस्ट आपको 5 इयर्स की एक्सपीरियंस लगेगी। प्लस कहता है मेंबरशिप, अब यहां पर याद रखना इन सब में और आ रहा है, सबकी सब पूरी नहीं कर रही हैं। और अगर आज का डेट में आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तब भी वो सफिशिएंट क्वालिफिकेशन माना जाएगा। मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन विद एटलीस्ट 3 एक्सपीरियंस आफ्टर सच मेंबरशिप। ऐसा नहीं कि आज आप अभी ताजे सीएस बन के पहुंच गए जी, हाँ, एटलीस्ट मेंबरशिप लेने के बाद में तब आपका 3 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा, तब उसके बाद में। तो आपने एक बात देखा ना, क्लॉज ए और सी में क्या सिमिलरिटी है, आप जानते भी होंगे सीएस को इक्विवेलेंट माना जाता है अब आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन के, ठीक है? तो वहां सेम एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं। ऑलराइट सर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो क्वालिफिकेशन एकेडमिक प्रोफेशन की टेक्निकल डिग्रीज के बारे में बात कर रहा है वो बताया था। आइए रूल 5 और 6 ऊपर सर बहुत छेड़ा था, ये रूल 5 और 6 मुझे बहुत परेशान कर रहा था। आओ देखो रूल 5 क्या कहता है, एन इंडिविजुअल हु पासेस द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन शैल रिसीव द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। पहला काम तो ये हो गया। फिर कहता है दूसरा, आफ्टर सबमिटिंग द नेसेसरी पेपर्स अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन, अथॉरिटी अपॉन सेटिस्फैक्टरी मे ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सर ये अथॉरिटी कौन है? यहाँ पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इसको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद में इसको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। ये अभी हमने आपको ऊपर डिस्कस भी किया था। तो आपको मैंने बताया था कि एप्लीकेशन ना आपको अपना रूल 5 के अकॉर्डिंग 3 इयर्स के अंदर देना होता है। आपने एग्जाम पास कर लिया, 3 इयर्स के अंदर आप एप्लीकेशन लगा दीजिएगा रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ऑलराइट सर, याद हो गया हमको ये भी। लेट्स कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन। कंडक्ट का मतलब क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आइए देखते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूएशन शैल व्हाइल कंडक्टिंग द वैल्यूएशन कंपाइल विद द वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। अभी भी बात किया था कंपनीज
रजिस्टर्ड वैल्यूज एंड वैल्यूएशन रूल 2017, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। Until the valuation standards are notified or modified by the central government, अगर नहीं है, अगर कोई नोटिफाइड नहीं हुए, हो तो गए हैं, बट अगर कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन के ऊपर कोई रूल्स स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं है, तो ऐसे केसेस में इन द एब्सेंस क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स फॉलो कीजिएगा। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय एज एनी रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्पेसिफिकली कुछ स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है सर। तो अगर कोई स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बार के लिए ना, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं हम, ठीक है, और वो स्पेसिफिक जो कमोडिटी है उसकी वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स ना हमें पता नहीं कि भाई कितनी ये डेप्रिशिएट होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या कितनी इसकी एप्रिशिएट होती है, कितनी ये इंक्रीज होती है किसी पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यूएशन। आप जनरली देखेंगे, जैसे हम देखा मशीनरी है, मशीनरी का वैल्यू क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, पर कितना डेप्रिशिएट किया जाए इसके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही मान लीजिएगा लैंड है जिसमें हम एप्रिशिएशन मिलेगा, अज्यूम कीजिएगा एप्रिशिएशन मिलेगा, पर कितना एप्रिशिएशन होगा, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, इन द एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स आप क्या कर सकते हैं, किसी कोई और रजिस्टर्ड वैल्यू जो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करती है स्टैंडर्ड्स को, वो फॉलो कर सकते हैं, या इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किए हुए स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर में obtain the inputs for his valuation report or get a separate valuation report of an assets class conducted from another asset valuer। ऐसे भी हम कर सकते हैं जो ऑलरेडी जिसकी वैल्यूएशन कंडक्ट की गई है बाय अदर वैल्यूअर, आप उससे भी इनपुट्स ले सकते हैं। इनपुट्स का मतलब है किन मेथड, किन बेसिस पर आप वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर एसेट्स की, या आप सेपरेट वैल्यूएशन कर लीजिएगा। फिर क्लियर है? सेम वैल्यू शेल इन इट्स रिपोर्ट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या चीजें भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब एसेट्स की बात हो रही है सारी की सारी कैलकुलेशन और सारे के सारे कंटेंट्स कौन से होंगे, एसेट्स वाले होंगे। देखो जैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द एसेट्स बीइंग वैल्यूड, सबसे पहले बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे कब की डेट ऑफ परचेज थी, कब से खरीदी गई थी, ठीक है, कहाँ एस्टैब्लिश है, डिटेल हम सारा यहाँ देखेंगे। ऑनर कौन था एग्जैक्टली, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन किस लिए की जा रही है, एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, पर्पस ऑफ। अब ऐसे ना मेरे को बड़ा गंदा लगता है ऐसे पॉइंट्स बताना, क्योंकि मजा जब आता है जब आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट सामने हो, है ना, ऐसा रट्टा मारना लगता है। लेकिन एग्जाम में सामने पूछ ले तो भैया कंटेंट तो ऐसे लिखने पड़ेंगे, लेकिन मैं सिंपली मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कंटेंट नहीं आएगा, लेकिन रीड इसलिए कर लो क्योंकि मेरी ड्यूटी है तुम्हें बताना कि ऐसे कंटेंट्स होते हैं। प्रैक्टिकली फॉर्मेट तुमको NRK9 के व्हाट्सएप पे मिलेगा, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा जो एक है, उसके कंटेंट हम लोग हाइड कर देंगे, आप देखिए उस रिपोर्ट को, उससे बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द एसेट्स बीइंग इन वैल्यूड। सबसे बड़ी बात एसेट्स का पहले बैकग्राउंड निकाल लीजिएगा, ठीक है, मतलब हिस्ट्री अगर बोले तो। फिर पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन, पर्पस वैल्यूएशन कहीं हो सकता है, जैसे यहाँ तो हम एक्विजिशन के पर्पस से पढ़ रहे हैं, कई बार वैल्यूएशन लोन के लिए, जी हाँ, कंपनी जब बैंक से फाइनेंशियल से लोन लेती है तब भी यहाँ पे वैल्यूएशन करवाई जाती है उसकी, ठीक है, कोर्ट भी करवाता है वैल्यूएशन, हाँ, या कई बार मर्जर डीमर्ज के टाइम में, मर्जर टाइम पे कोई भी पर्पस हो सकता है। आइडेंटिटी ऑफ द वैल्यूअर एंड एनी अदर एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन, जी हाँ, आइडेंटिटी मतलब जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। अभी जैसे हम बात की अगर फॉर्म है, कंपनी है, इंडिविजुअल है। डिस्क्लोजर ऑफ द वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो बताइएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वैल्यूएशन डेट एंड डेट ऑफ रिपोर्ट। इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, नेचर एंड सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, कहाँ से आपको एक्चुअली आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय कैरिंग आउट द वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ रिपोर्ट्स and major factors that were taken into account during the evaluation. Conclusion and caveat limitation disclaimers to the extent it explains or associates the limitations faced by the valuer and which shall not be for the purpose of limiting his responsibility for the valuation report. मतलब डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि जो भी बेस्ट नॉलेज ऑफ में इंफॉर्मेशन है एज पर माई नॉलेज मैंने उसके ऊपर ही बनाई है भैया, इसके लिए मैं और किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ठीक है। कॉन्टेंट्स हैं, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, बट बेसिक कंटेंट्स हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही कवर किए जाते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिकल देखना है इसका तो आप NRK9 के व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। पब्लिकली मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट उसको मैं आपको वहां प्रोवाइड कर सकता हूं, आप देखिएगा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द वैल्यूअर। रूल 10 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है, क्या क्या फंक्शन होंगे, बहुत सिंपल सा ये भी देखो। एन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रूल्स की एलिजिबिलिटी बात कर रहे हैं, समझना रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी हमने कहा ICSI, ICAI, ठीक है, ICMAI। तो फंक्शंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या काम करेंगी, और उसके बाद देख रहे हैं एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन रूल 12।
An organization that meets the requirement under rules of rule 2 may be recognized as a valuer organization. जैसे क्या क्या हो सकती है भाई, पुराने वाले सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ना, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 25 के अंदर क्या होती थी, एनजीओज, ऐसी आज की डेट में सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं वो बन सकती हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं वो भी अलाउड है, ट्रस्ट हैं वो भी अलाउड है, वो भी रजिस्टर्ड वैल्यू काम कर सकती हैं। अभी पढ़ाऊंगा, दिखाता हूँ, भी देखो। तो कहता है क्या क्या हो सकती हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक एसेट्स क्लास इफ it has been registered under section 25 of 1956 or section 8 of Companies Act 2013 and sole object of dealing with the relating to regulation of the valuers of an assets class or assets classes. इसका काम क्या है, रेगुलेट करना प्रोफेशन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रेगुलेट करना प्रोफेशन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है जी, ठीक है। इट इज अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अभी बताए थे। तो या तो सेक्शन 25 के अंदर तुमको पता भी होगा कि आईसीएसआई पहले सेक्शन 25 में ही रजिस्टर्ड था, पर लेटर ऑन ये हमने एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, ठीक है, बाद में हुआ है। Provide that subject to rule 3, following organizations may also be recognized as a registered value organizations. जैसे organization registered under the society, under societies decision 1860 and organization set up as a trust under Indian Trust Act 1882. So 1860 में society registered है, societies under societies registration या Indian Trust के एक्ट के अकॉर्डिंग कोई ट्रस्ट क्रिएट की हुई आपने। Organization refer to sub rule 1 shall be recognized if, अब बोला क्या, कंडक्ट द प्रोफेशन, अभी तुम्हारे यहां से तक है ना ए टू जी तक, ये सारी बातें वही हो रही की जाएंगी जो आपके साथ होती हैं। मतलब आप अभी स्टूडेंट हैं, आप देखना क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। आप जब आईसीएसआई में पढ़ रहे हैं तो आईसीएसआई क्या क्या करता है आपके लिए, आईसीएसआई क्या करता है, कंडक्ट करता है एजुकेशनल कोर्सेज इन वैल्यूएशन, जी हाँ करता है, जाके चेक करना, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करता है। फॉर इंडिविजुअल्स हु मे बी अ वैल्यूअर्स member deliver in classroom through the distance education modules which includes practical training, बोला अरे वाह सर, grants membership or certificate of practice to individuals, qualification experiences, conduct training for individual members before certificate of practice is issued. of course आपको COP मिलने से पहले, COP certificate of practice मिलने से पहले क्या होता है, ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है आपकी। it lays down and enforce code of conduct for the valuer, provides for continuing education of individuals, monitor and review the functions and including the quality of service of the valuer, has a mechanism to address the grievances, conduct of disciplinary proceedings against the valuer। ये सारे काम आप देखिए आईसीआई के अंदर होता है। आईसीआई मेंबर बन जाने के बाद भी आप ऐसा ही होता है। पहले आपके लिए क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि कंडक्ट द, यू नो क्या करेगा कंडक्ट, जब कंडक्ट करेंगे बात करें एजुकेशन कोर्सेज इन डिसिप्लिन, किसके लिए बात कर रहा है, वैल्यूअर से रिलेटेड करता हो, ट्रेनिंग कंडक्ट करता हो, है ना, आपको मेंबरशिप ग्रांट करता हो, डिसिप्लिनरी ऑफ कोर्स कोड ऑफ कंडक्ट बताता हो, और अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं अगेंस्ट द वैल्यूअर तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करता हो। ये सारे एस्पेक्ट्स आईसीआई करता है, वही सेम यहीं वही तो कर रहे हैं। फिर कहता है आगे देखो, a registered value organization being an entity under sub rule 1 shall convert into or registered itself as a company under section 8 of Companies Act 2013 within 1 year of date of commencement of these rules। मतलब आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो अपने आप को कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसके अंदर, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। जैसे मैंने कहा आईसीआई ने पहले सेक्शन 25 के अंदर था, लेटर ऑन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में गया, ठीक है। अब ये सर ये वाला सर ऐसे देखना है, अरे नहीं रे, रीड थ्रू करना एक बार के लिए। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद कर रहा हूं। फिर भी कोई क्वेरी रहता है तो इना के लाइन के व्हाट्सएप पे पूछो फटाफट से, कोई इशू नहीं है। आई डेफिनेटली आंसर योर ऑल क्वेरीज एंड याद रखना कोई टेस्ट मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो, आ गई है, चेक करो उसको भी। गुड बाय, टेक केयर।